जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आए दिन जो है मैं आप लोग को जागरूक बनाते रहता हूं कि आप लोग का दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया तो आप सीओ साहब से कैसे जवाब मांग सकते हैं, आप लिखित रूप में जो है इसका कंप्लेन कैसे कर सकते हैं और तो और बिहार जमीन सर्वे से जो है सारे वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि देखिए आजकल जो है दाखिल खारिज बहुत ही रिजेक्ट हो रहा है। तो दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का आखिर कारण क्या है, हम वो कारण पे क्यों ना बात कर लें कि आखिर जो कारण है वह कारण को पहले समझ लिया जाए और ताकि जो है कर्मचारी या सीओ साहब को कोई मौका ही ना दिया जाए कि हमारा दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं यही आप लोग को बताऊंगा कि दाखिल खारिज आखिर किन कारणों से जो है रिजेक्ट होता है और वह जो कारण है वह अगर रजिस्ट्री से पहले ही यानी जमीन खरीद बिक्री से पहले ही क्लियर कर लिया जाए तो सीओ साहब को या फिर कर्मचारी को कोई भी जो है लूप होल यानी कोई कारण नहीं मिलेगा कि वो आपका जो है दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटल 21 पॉइंट पे बात करूंगा कि किन 21 कारणों की वजह से जो है आपका दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्त, लेकिन इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखते हैं तो आपको यह फील हो जाएगा, आपको यह जानकारी हो जाएगा कि इन जो है 21 कारणों के वजह से जो है दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट होता है। तो आप किसी को जमीन बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, वैसे खरीदने वाले की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप जो है जमीन किसी से खरीद रहे हैं तो इन 21 चीजों को देख लीजिए, आपका जो है दाखिल खारिज बिना पैसे का मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर इन 21 चीज आपका ठीक है तो बिना किसी पैसे का, बिना किसी झंझट का आपका दाखिल खारिज जरूर हो जाएगा दोस्तों। और यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट ना हो। और जो ये खेल चल रहा है पैसा दे करके दाखिल खारिज कराने का, वह जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और आप लोग जागरूक हो जाएं। तो यह जो है कर्मचारी और सीओ साहब की दुकान जो बंद हो जाएगी पैसे वाली। तो अब चलते हैं वीडियो के तरफ। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वह यह है कि विक्रेता के नाम पर जमाबंदी कायम ना रहना। देखिए होता यह है कि आजकल जब से ऑनलाइन का प्रचलन आया दोस्तों, तब से जो है दो टाइप का आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर जाकर के। जो बिहार की वेबसाइट है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का, तो उस पे जो है एक खातियान आप देख सकते हैं यानी खाता नंबर से आप खतियान चेक कर सकते हैं। दूसरा एक पंजी 2 होता है जिसको रजिस्टर 2 भी बोलते हैं, वहां से भी आप जो है अपने खेत और की जानकारी देख सकते हैं। तो आपको करना यह है कि आप जो है देखिए खाता में आपका जमीन हो या ना हो, आपका पंजी 2 में जमीन बहुत ही होना जरूरी है दोस्तों। तो आप जो जिसका जमीन ले रहे हैं उसके नाम से जमीन है यानी उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है रजिस्टर 2 में, यह आप चेक कर लीजिए। तो पहला पॉइंट यह है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि बंटवारा में आपसी सहमति नहीं होना। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। देखिए म्यूटेशन जो है आपसी बंटवारे का भी होता है, यानी हम 4 भाई हैं, दादाजी के नाम पर जमीन है, यानी हम अब जमीन को बंटवारा करना चाहते हैं तो अभी जो है पापा के नाम पर पहले अपना जमीन होगा। तो आप समझ लीजिए कि जमीन में जो आपसी बंटवारा में सबका जो है सहमति होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी एक भाई की सहमति ना हो, वह आपत्ति दे देता है, तो यह जो है जमीन का बंटवारा मुमकिन नहीं हो पाता है जल्दी। उसके लिए बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है फिर। तो आपसी सहमति नहीं होना भी एक जो है दाखिल खारिज का रिजेक्शन का कारण बन जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट यह है कि वसीयत जो है सिविल कोर्ट से संतुष्ट नहीं होना। देखिए कई मामलों में ऐसा होता है, मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, अपना वसीयतनामा लिख दिया कि जो मुझे कर रहा है, यानी जो मेरी देखभाल कर रहा है उसके नाम से मेरे मरने के बाद यह जमीन हो जाएगा। वसीयतनामा वह लिख दिए और वह मर गए। तो देखिए अब क्या होता है कि वसीयतनामा लिखने से केवल नहीं हो जाता है, वसीयतनामा को लिख करके आपको सिविल कोर्ट से जो है संपुष्ट कराना पड़ता है यानी वेरीफाई कराना पड़ता है। तो आपका अगर ऐसा वसीयतनामा है जो कि सिविल कोर्ट से जो है संपुष्ट नहीं है यानी वेरीफाइड नहीं है, तब भी जो है इस मामले में जब आप दाखिल खारिज कराने के लिए जाएंगे उस व्यक्ति के मरने के बाद, तो आपका जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो है आपने जो है उस वसीयतनामा को सिविल कोर्ट से वेरीफाई नहीं कराया है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट यह है दोस्तों कि आपके खतियान में उक्त खेसरा नंबर मौजूद नहीं है। देखिए होता यह है कि जब आप खाता देखते हैं यानी जब आप पंजी 2 देखते हैं तो आपका रसीद भी कट रहा है, खाता नंबर दिखा रहा है,
लेकिन खेसरा नंबर में 0 आता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे जो मामले आ रहे हैं निकल के, तो खेसरा नंबर में 0 आता है। तो जब आप जमीन लिखवाने जाते हैं तो उसमें खाता नंबर और खेसरा नंबर मेन होता है। खासकर खेसरा नंबर से ही आपका जो है नक्शा तैयार होता है गांव का, और पता चलता है कि वह जमीन जो है कहां पर है। तो आपका अगर खेसरा नंबर 0 दिखा रहा है, आप ऑनलाइन जा करके चेक कर लीजिए आपके जमीन का। अगर खेसरा नंबर 0 दिखा रहा है तो इसको सुधारना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खेसरा नंबर अगर आपका अंकित नहीं है पंजी 2 में, तब भी जो है इस केस में आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो देखिए 5 नंबर पॉइंट में यह है कि भूमि का गैर मजरूआ होना। आप सबको पता है कि जो है बिहार सरकार की जमीन होती है गैर मजरूआ। तो यह गैर मजरूआ खास जमीन हो या फिर गैर मजरूआ आम जमीन हो, आप इस जमीन का अगर आपने खरीद लिया तो आपके नाम पर इसका दाखिल खारिज कभी नहीं होगा। तो आप बेहतर यही है कि जमीन खरीदने से पहले ही जमीन का बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए कि उसका जो है जमीन कहीं गैर मजरूआ खास तो नहीं है या फिर गैर मजरूआ आम तो नहीं है। तो अगर आपकी जमीन गैर मजरूआ है तो यह किसी भी कीमत पर इसका जो है दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, तो इसका रिजेक्शन होना तय है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 यह है दोस्तों कि आपकी देखिए जमाबंदी में भूमि का जो रकबा है वह कम है और जो है आपकी रजिस्ट्री ज्यादा भूमि की हो गई है। देखिए मान लीजिए आपकी कोई प्लॉट नंबर का जमीन है, कोई खेसरा नंबर है, उसका रकबा जो है मान लीजिए 10 डिसमिल है और आपने 10.5 डिसमिल या 11 डिसमिल का अगर आपने करा लिया रजिस्ट्री, तो आपका जो है दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि जिससे आपने जमीन खरीदा था उसका जमीन तो 10 डिसमिल ही है, लेकिन आपने 10.5 डिसमिल या 11 डिसमिल जमीन खरीद लिया तो आपका जो है दाखिल खारिज बिल्कुल नहीं होगा। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि उस आदमी के नाम पर जो है कितना डिसमिल जमीन है, कितना वह बेच चुका है और कितना अभी बाकी है, तभी आपका जो है दाखिल खारिज होगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो पॉइंट नंबर 7 यह है दोस्तों कि उक्त जमाबंदी में, यानी जिससे आप जमीन ले रहे हैं उसके जमाबंदी में और कोई भूमि विशेष नहीं रह गए है, यानी जो है उसने और लोगों को बेच दिया है और बेचते बेचते जो है उसकी जमीन का सारा बिक्री हो गया है, लेकिन फिर से आपको जो है रजिस्ट्री कर दिया तो उसका तो जमीन ऑलरेडी खाली हो गया। तो अब उस जमाबंदी में जो है कोई विशेष जमीन नहीं है, यानी जो है कोई अब खाली जमीन नहीं है, तो आपका जो है फिर से दाखिल खारिज नहीं होगा और दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो पॉइंट नंबर 8 यह है दोस्तों कि जमीन पर जो है शांतिपूर्वक दखल नहीं होना। होता यह है कि जमीन का बहुत सारा विवाद चलते रहता है, कोई झगड़ा झंझट चल रहा हो तो उस पे FIR हो गया हो, कोई थाने में केस चल रहा हो और वह आदमी जो है झगड़ा से बच निकलने के लिए क्या करता है कि जमीन को दूसरे आदमी को बेच देता है। अब वह जमीन जो है बेच करके पैसे लेकर के निकल लेता है, लेकिन जो है अब आप जमीन खरीद लिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका दाखिल खारिज कराना। तो वैसे मामलों में जिस पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा ना हो, कोई केस चल रहा हो, तो उस पे भी जो है आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यह जरूरी है कि आप देखिए जमीन खरीदने से पहले बहुत कुछ चीजों का ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। तो देखिए 9 नंबर पॉइंट यह है कि भूमि का बेलगान होना। होता यह है दोस्तों कि आपका भूमि जो है बेलगान हो गया है, यानी जब आप रेंट पे करने जाते हैं तो आपका रेंट जो है 00 दिखाता है। जब आप रसीद कटाने जाते हैं दोस्तों तो 00 दिखाता है, तो यह जमीन क्या हो गया, बेलगान हो गया। तो जरूरी यह है कि उसका यह भी चेक कर लें कि उसका जमीन जो बेलगान तो नहीं है। अगर बेलगान है तो परिमार्जन के माध्यम से वह लगान उसका निर्धारण किया जा सकता है। तो उस आदमी को पहले यह बोलिए कि आप जो है इसका लगान निर्धारण करवा लीजिए, उसके बाद ही मैं जो है इस जमीन को रजिस्ट्री कराऊंगा और उसके बाद जो है आपका दाखिल खारिज हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 10 यह है कि व्यवहार न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में कोई मामला जो है उस जमीन का लंबित चल रहा हो। देखिए पिछले टॉपिक में मैं बताया था कि आपका जो है कोई केस चल रहा हो, FIR हो, लेकिन यहां पर जो है कोर्ट में केस चल रहा हो और बहुत दिन से चल रहा हो। आप लोग को पता ही है कि कोर्ट में जो है केस बहुत लंबित हो जाता है। तो अगर कोर्ट में केस चल रहा हो बहुत दिन से, आपको कुछ पता ना हो और आप जाकर के उस जमीन को खरीद लेते हैं, तो जो कोर्ट में केस चल रहा है जिस जमीन पर, उस जमीन का भी जो है दाखिल खारिज
नहीं होगा दोस्तों। तो यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये अभी 10 चीजों का बात किया हूं, बाकी जो है 11 चीजें भी मैं बताऊंगा इस वीडियो को, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। तो पॉइंट नंबर 11 यह है दोस्तों कि देखिए, आपका जो है जो जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन का खतियान में और नक्शा में रकबा में अंतर। देखिए, होता यह है कि खतियान में आपका रकबा कोई और दिखा रहा है, यानी मान लीजिए 15 डिसमिल दिखा रहा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, और नक्शा में जो वह जमीन जो है 10 डिसमिल ही है, तो 5 डिसमिल का यहां पर डिफरेंस आ गया। तो इस मामले में भी जो है आपका जो है दाखिल खारिज नहीं होगा दोस्तों। तो बेहतर यह होगा कि आप जो है एक बार नक्शा से भी अमीन से दिखा करके उसको वेरीफाई करा लीजिए कि इस प्लॉट नंबर में जो है देखिए कि कितना जो है रकबा है टोटल। अगर उसका रकबा उतना है और जो है खतियान में भी उसका जमीन उतना ही है, तो आप उस जमीन को खरीद सकते हैं और उसका दाखिल खारिज कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। पॉइंट नंबर 12 यह है दोस्तों कि उस जमीन का पहले म्यूटेशन हो चुका हो। होता यह है कि उस जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है भू माफियाओं के द्वारा, या फिर जो है उसी जमीन को बाप ने बेच दिया और कुछ दिन बाद जो है उसी जमीन को बेटा ने भी बेच दिया, और दोनों ने चुपके बेचा है। तो पहले जो है मान लीजिए जिसको पिताजी ने बेचा था जमीन, उस व्यक्ति ने म्यूटेशन करा लिया हो, और जब आप जाएंगे म्यूटेशन कराने के लिए तो आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस स्थिति में भी जो है आप चेक कर लीजिए कि उनका जमीन का पहले किसी के नाम पर म्यूटेशन तो नहीं हो गया है। यह जो है वेबसाइट पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट कीजिएगा कि इसको कैसे चेक करना है ऑनलाइन, तो मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल जो है मैं 13 नंबर पे चलता हूं कि पॉइंट नंबर 13 क्या है जिसके वजह से दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 13 यह है दोस्तों कि सर्वे के पहले केबाला हो। आप लोग को पता है कि अभी जो है स्पेशल सर्वे चल रहा है, इसके पहले जो है जो रिविजनल सर्वे कहीं कहीं पर हुआ है और कहीं कहीं पर जो है कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। तो मान लीजिए रिविजनल सर्वे बाद में हुआ है 1970 के आसपास में, तो 1970 के आसपास के पहले का केबाला है और उसका म्यूटेशन ही नहीं है, तो उस जमीन को आप नहीं खरीदिए तो बेहतर होगा, क्योंकि उस जमीन का जो है सर्वे नहीं हुआ है ठीक से। सर्वे फाइनलाइज हो जाने के बाद बहुत कुछ दिक्कत होता है, इसलिए जो है स्पेशल सर्वे अभी जो हो रहा है उस पर मैं वीडियो तुरंत लेकर के आते रहता हूं। और अभी तक आप जो है जमीन सर्वे 2022-23 के नाम से जो जमीन स्पेशल सर्वे चल रहा है उस पर अभी तक आप जानकारी नहीं लिए हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जो है इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और पूरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जो है बिहार जमीन सर्वे में क्या क्या कार्रवाई होगी और आपको क्या क्या फॉर्म भरना है और क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों। तो अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि देखिए, सर्वे के पहले अगर आपका केबाला है और आपने म्यूटेशन नहीं कराया है तो उस जमीन को अगर आप खरीद लेते हैं तो आपका जो है दाखिल खारिज नहीं होगा दोस्तों। तो यह जो है आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही जो है जमीन रजिस्ट्री कराइए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की। तो पॉइंट नंबर 14 यह है दोस्तों कि वंशावली उपलब्ध नहीं कराना, या फिर जो और भी हिस्सेदार हैं फरीकेन हैं उनका जो है अनापत्ति नहीं देना जो कर्मचारी को। तो इस मामले में भी जो है कर्मचारी और सीओ साहब आपका जो है म्यूटेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वंशावली आपको किस स्थिति में देना है, देखिए आजकल जो है जमीन जो है परदादा या दादा के नाम से चलते आ रहा है और आप ठहरे नाती या फिर पोता। तो आप अगर जमीन बेच रहे हैं तो या फिर आप जो जमीन ऐसे आदमी से खरीद रहे हैं जिसके नाम पर जमीन नहीं है, वो उसकी खानदानी जमीन है लेकिन उसके डायरेक्ट नाम पे नहीं है, उसके बाप या दादा या परदादा के नाम पे जमीन है, तो जब आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं उस समय एक वंशावली जो है बना करके आपको अटैच करके उसमें उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए उसी समय अपने डीड के साथ ही, ताकि जो है आपका जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट करने का एक कारण ना मिल जाए और लूप होल देख करके कर्मचारी और सीओ साहब आपका जो है रिजेक्ट कर दें दाखिल खारिज, और थक हार के फिर आपको जो है वो वंशावली भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप वंशावली भी बना करके उसमें अपलोड उसके साथ ही कर दीजिए तो बहुत ही बेहतर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 15 की।
तो देखिए 15 नंबर पॉइंट यह है कि जमाबंदी का नहीं होना। देखिए क्या होता है कि जमाबंदी जो है एक पंजी 2 होता है आजकल बोला जाता है, लेकिन पहले से ही जो है इसका रजिस्टर 2 एक था, उसमें जो है इसका सबका जो है एंट्री करके रखा हुआ था कि किसके नाम पर कितना जमीन है, उसका जमाबंदी नंबर क्या है। लेकिन चूंकि समय को बीतते गया और यह जो है जो फाइलें थी वह पुरानी होती गई, तो कुछ फाइलें को जो है कीड़े मकोड़े खा गए और कुछ जो है पुराने हो गए, डेली डेली उसमें से रिपोर्ट निकालते निकालते वो फट गए, इधर उधर बिखर गए। तो अब उसकी जमाबंदी जो है ऑनलाइन नहीं है। तो जब आप जो है जाएंगे आप म्यूटेशन कराने के लिए जिससे आपने जमीन खरीदा है, उसका अगर जमाबंदी नहीं है तो आपका जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि जब आप जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन खरीदने से पहले उस आदमी का जमाबंदी नंबर चेक कर लीजिए। और जो है आपको अगर जमाबंदी नंबर चेक नहीं करने आता है, बहुत ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो अगले वीडियो में मैं वो वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन अगर जमाबंदी नंबर उसका व्यक्ति का जो बेचने वाला है उसका नहीं है तो उसको बोलिए कि भैया आप पहले अपने जमीन का जमाबंदी नंबर करा लीजिए, उसके बाद ही जो है मैं आपका जमीन रजिस्ट्री कराऊंगा अपने नाम पर, उसके बाद ही जो है पैसा दूंगा और उसके बाद जो है आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 की। पॉइंट नंबर 16 यह है दोस्तों कि लदावी से जमीन प्राप्त होना। अगर लदावी से जमीन प्राप्त है बेचने वालों को, तो वह जो है बेच नहीं सकता है उस जमीन को, और अगर आपने वो जमीन खरीद लिया तो आपके नाम पे वो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की। तो पॉइंट नंबर 17 यह है दोस्तों कि केवाला और राजस्व नंबर में जो है राजस्व अभिलेख जो होता है उसमें राजस्व थाना नंबर जो है वह डिफरेंट है। देखिए हर मौजा का जो है एक थाना नंबर होता है, तो थाना नंबर जो है आपके नक्शे पे भी मौजूद होता है, आपके खतियान पे भी होता है, इवन जो है आपका रसीद पे भी होता है। तो थाना नंबर जो है हर मौजे का अलग अलग होता है और उसका जो है आपका बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है भूमि के मामले में, जमीन के मामले में। तो आप जब भी रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो थाना नंबर जो है ठीक ठाक बताइए कातिब को, ताकि वो जमीन में ठीक ठाक उसके जो है रजिस्ट्री डीड में ठीक ठाक लिखे और उसके बाद ही जो है आपका दाखिल खारिज ठीक से होगा। अदरवाइज जो है अगर थाना नंबर गलत है तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 की। तो पॉइंट नंबर 18 यह है दोस्तों कि सर्वे के पहले की रजिस्ट्री हो। देखिए अगर सर्वे से पहले की रजिस्ट्री है और आपने दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराया है तो उस आदमी से जो है आप जमीन मत खरीदिए जिसने जो है सर्वे से पहले रजिस्ट्री कराया हो, किसी से लिया हो लेकिन दाखिल खारिज कराना भूल गया हो, तो उसका जो है आप जो है बिल्कुल ही उस आदमी से जमीन मत खरीदिए। उस जो है जमीन आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, आप फंस जाएंगे और फिर जो है कर्मचारी सीओ साहब के पास पीछे पीछे आपको घूमना पड़ेगा। तो यह रहा पॉइंट नंबर 18। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 की। पॉइंट नंबर 19 यह है दोस्तों कि किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती है। होता यह है कि जमीन जब आपने खरीद लिया तो उसका एक नोटिस निकाला जाता है, वह नोटिस भेजा जाता है उस आदमी को। उस पे अगर आपत्ति आ और जांच प्रतिवेदन में पता चला कि यह जो आपत्ति आई है वह सही पाई गई, तो वह जो है दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक जो है किसी से विवाद ना कीजिए, किसी से जो है झगड़ा झंझट ना कीजिए, जमीन पे अपना शांतिपूर्वक दखल रखिए। जब आपका जो है दाखिल खारिज हो जाता है तब जो है आपका जमीन पक्का हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 की। पॉइंट नंबर 20 यह है दोस्तों कि किसी भी जमीन में अगर सरकार का कोई हित छुपा हो, मान लीजिए कि वह जमीन जो है गैर मजरूआ खास जमीन, गैर मजरूआ आम जमीन, खास महाल जमीन, या फिर जो है कैसरी हिंद की जमीन हो, बास्किट का पर्चा कटा हो, वगैरह वगैरह, कोई सरकार का जो निजी जमीन है, हित है, उससे जुड़ा हुआ है, अगर वह जमीन आप किसी से खरीद लेते हैं बाय मिस्टेक तो आप फंस गए दोस्त, आपका जो है दाखिल खारिज बिल्कुल नहीं होगा। तो इस मामले को आप चेक कर लीजिए कि जमीन लिखवाने से पहले जो है आपका दाखिल खारिज जो है होगा कि नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूं जो कि पॉइंट नंबर 21 है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 21 यह है दोस्तों जो कि सब लोग ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे। होता यह है कि जमीन जो है जिसकी संयुक्त जमाबंदी होती है, आप लोग देखते होंगे कि लिखा है जमीन जैसे फलाना सिंह, वह फलाना सिंह, वह फलाना सिंह, पिता ये नाम है, तो देखिए वह जो जमीन है 3 आदमी के नाम पे है। तो बेहतर यह है कि जब आप जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो वह तीनों आदमी का उस पे सिग्नेचर अगर करवा लेते हैं, अगर वो तीनों आदमी का रजामंदी ले लेते हैं, अनापत्ति आदेश ले लेते हैं,
तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आपका दाखिल खारिज बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए कितनी काम की बातें हैं, यह 21 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो है दाखिल खारिज कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और मैं इस गारंटी देता हूं इस बात को कि अगर इस 21 बातों को आपने ध्यान में रखा और आपने रजिस्ट्री कराया और सब कुछ कागज में ठीक ठीक लिखवाया और आपने जो है वंशावली लगा करके भी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई के लिए दे दिया, तो किसी भी कर्मचारी या किसी भी सीओ साहब का यह जो है वजूद नहीं बनता है कि वह जो है आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दें। और दाखिल खारिज अगर रिजेक्ट कर देते हैं और आपने जो है 21 चीजें आपका ठीक ठाक है तो आप बेहिजक जो है सीओ साहब से इसका रिपोर्ट मांग सकते हैं और उसको ले जाकर के डीसीएलआर साहब को कंप्लेन कर सकते हैं या फिर जनता दरबार में आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप अपने आप कागज सुधार लीजिए। आप देख लीजिए कि 21 चीजें जो मैंने इस वीडियो में बताया वो गलती ना हो और आपका जो है दाखिल खारिज कभी रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो है इस वीडियो से उसका भी भला हो जाए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।